हम युहाओं को देखते हैं जिसने अपना सस्ता आयरन मैन सूट बना लिया होता है और इस ह्यूमैनॉइड सोल टूल को देख के ये रेफरी काफी खुश होता है और ये मन में कहता है ये इतना भी बुरा नहीं है। मैं वाकई में इसे देख के काफी ज्यादा संतुष्ट हुआ हूँ और चलो देखते हैं कि क्या ये ढंग से काम भी करता है या नहीं। इस तरफ हम युहाओं को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा थक गया होता है और ये मन में कहता है अभी अभी जो मेरा स्पिरिचुअल अवतार लौट के आया है तो ये तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छा हुआ और फाइनल स्टेप को भी कंप्लीट करने में काफी मदद मिली। लेकिन ये बात भी सच है कि जो मेरी इसमें एनर्जी खर्च हुई है वो भी काफी ज्यादा थी, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग है और लगातार 3 घंटे तक मैन्युफैक्चरिंग करने की वजह से मेरी जो स्पिरिचुअल पावर है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई है और इसके साथ ही साथ मेरी सोल पावर भी बढ़ गई है और अब सिर्फ मेरी लोअर बॉडी भी पैरालाइज है और ये जो भी हुआ है ये भी काफी ज्यादा फायदेमंद था क्योंकि इस तरीके से मैंने काफी सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया है जो कि मेरी बॉडी के अंदर स्टोर हो रखी थी और अब ज्यादा समय नहीं लगेगा मुझे पूरी तरीके से रिकवर होने में और अब मैं इस समय को इस्तेमाल करके अगले मैच के लिए अपने आप को तैयार कर लेता हूँ। जबकि इस तरफ ये रेफरी युहाओं की तरफ देखते हुए मन में कहता है आखिरकार इस बच्चे ने इसे खत्म कर ही लिया और सच में मुझे इसकी वजह से पसीना आ गया है और वैसे समय की कमी के चलते इसका जो ह्यूमैनॉइड सोल टूल है इसमें वेपन्स इक्विप नहीं हो रखे हैं और अगर ये असेसमेंट को पास कर लेता है तो ये ठीक रहेगा। और फिर ये गला फाड़ते हुए चिल्लाते हुए कहता है इन्हें एग्जामिन करने का अब समय हो गया है और अब से लेकर अगले मैच तक तुम लोग से सिर्फ अपने इसी सोल टूल को इस्तेमाल कर सकते हो जो तुमने बनाया है और इसके अलावा कोई और सोल टूल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, नहीं तो रूल तोड़ने वाले को तुरंत ही एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और चलो सबसे पहले तो हम तुम्हारे सोल टूल्स को टेस्ट करते हैं और ध्यान रहे कि तुम्हारे सोल टूल्स काम करते हो। और इनके इस टोन को सुनकर लोगों को लग रहा होता है ये काफी बायस्ड है, जबकि इस रेफरी की इस हरकत को देख के नान गोंगवान काफी हैरान होता है और ये कहता है इसने ये जो किया है शायद इसने उसकी खातिर किया है। और फिर ये यूलिन सभी रेफरी से हर एक पार्टिसिपेंट ने जो सोल टूल बनाया था उन्हें चेक करने के लिए कहता है और फिर ये खुद युहाओं के पास आके पूछता है टांगवू क्या तुमने अपने सोल टूल को बनाना खत्म कर लिया है। जबकि युहाओं भी काफी हैरान होता है और मन में कहता है ये चीफ तो एकदम आखिरी में मेरे सोल टूल को देखने के लिए आया है और हर कोई महसूस कर रहा होगा कि ये जानबूझकर डील कर रहे हैं, लेकिन इन्हें मुझ में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है और ये मेरी तरफ बिल्कुल शातिर निगाहों से देख रहा है और ऐसा लगता है ये मेरे टैलेंट को काफी ज्यादा पसंद करता है। और फिर युहाओं इस रेफरी से कहता है हेलो रेफरी, मैं अपने सोल टूल को कंप्लीट कर चुका हूँ और मैंने अपने सोल टूल को नॉर्मली बनाया जिससे कि इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस चीज को सुन के ये रेफरी काफी खुश होता है और ये कहता है बहुत अच्छे, और तुमने तो बस कुछ मैकेनिकल डिवाइस को इस्तेमाल किया है और उन्हें इस सोल टूल के अंदर इम्प्लांट कर दिया है, लेकिन तब भी इसे मेन डिवाइस के तौर पर अकेले इस्तेमाल किया जा सकता है। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये जो मैकेनिज्म है ये कोर मैजिक सर्कल्स को रिप्लेस कर सकता है? और ये जो ह्यूमैनॉइड सोल टूल है ये पहले ही उस लेवल तक पहुंच चुका है जहां पे तुम इसे इस्तेमाल करके हेड ऑन फाइट कर सकते हो। जिस पर टानवू कहता है वैसे भी कोर मैजिक सर्कल्स के लिए रेयर मेटल की काफी हाई रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उनका जो इंस्टॉलेशन होता है वो तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और कोर मैजिक सर्कल के अंदर अनस्टेबल कर देने वाले कई सारे एरर्स होते हैं, जिसकी वजह से मैकेनिज्म जो होता है वो काफी ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है, लेकिन उसे कम से कम इतना तो स्टेबल रहना ही चाहिए जिससे कि वो काम कर सके। और इस वजह से इसे लगातार कई सारे टेस्टिंग से होकर गुजरना होता है। जिस पर रेफरी कहता है हाँ तुम्हारी बात में दम तो है, तो फिर चलो मुझे दिखाओ कि क्या तुम्हारा ये सोल टूल काम भी कर सकता है या नहीं, और क्या तुम्हें इसे ऑपरेट करने में हमारी मदद की जरूरत है क्या। जिस पर युहाओं कहता है रेफरी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं इसे खुद कर सकता हूँ। और फिर ये किसी तरीके के बटन को दबा देता है जिस वजह से इस रोबोट की जो चेस्ट होती है वो खुल जाती है। और इन सारी चीजों को ये रेफरी काफी ध्यान से देख रहा होता है और ये मन में कहता है इस ह्यूमैनॉइड सोल टूल को काफी करीब से ऑब्जर्व करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि ये जो चीज है इसके मैकेनिक्स काफी गजब के हैं और इसके अंदर का जो लेआउट है वो भी एकदम रीजनेबल है। और युहाओं कहता है क्योंकि मैंने इसे बस अभी के लिए ही बनाया है, लेकिन अगर मैं इसके अंदर कुछ सॉफ्ट डिवाइसेस को इक्विप कर देता हूँ तो ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। और इस सोल टूल के अंदर जो गैप था उसके अंदर युहाओं जाके बैठ जाता है और इस चीज को देख के ये रेफरी मन में कहता है असल में ये अपने आप को इस ह्यूमैनॉइड सोल टूल के अंदर अच्छे से ले जा पाया है
और जैसे ही युहाओ इसके अंदर जाता है तो ये बंद हो जाता है और फिर युहाओ अपनी पावर्स को इस्तेमाल करता है इसे कंट्रोल करने के लिए। और युहाओ का ये जो ह्यूमैनॉइड सोल टूल था इसके 17 मैजिक सर्कल्स के अंदर ये अपनी स्पिरिचुअल पावर को सर्कुलेट करता है और ये जो सोल पावर ट्रांसमिशन था ये पूरी तरीके से आसान होता है। और इस सोल टूल को काम करते देख ये रेफरी काफी खुश हो जाता है और ये कहता है ह्यूमैनॉइड सोल टूल हमेशा से ही सोल इंजीनियर्स के लिए काम करने के लिए काफी हेल्पफुल रहा है, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा दिक्कत है वो इसे कंट्रोल करने में आती है। और यहाँ तक कि ये बच्चा तो अपनी लोअर बॉडी को मूव भी नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी इसने एक ऐसे सोल टूल को बना लिया जिससे कि ये मूव कर सके। और ये सारी चीजें इसकी स्पिरिचुअल पावर के ऊपर ही डिपेंड करती है, जो कि इस बात का प्रूफ है कि इसकी जो स्पिरिचुअल पावर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी युहाओ पूछता है चीफ रेफरी ये कैसा है, जिस पर ये रेफरी कहता है बहुत अच्छे। और तभी ये जो मास्टर नान गोंगवान होता है ये कहता है कि ये बच्चा कुछ भी क्यों ना कहे तुम्हें इसे मुझे देना ही होगा। और अगर बात इसके जैसे ह्यूमैनॉइड सोल टूल को बनाने की है तो यहाँ तक कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मुझे तो कम से कम 40 मैजिक सर्कल्स का इस्तेमाल करना पड़ता। और ये टैलेंट तो वाकई में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिसे वेस्ट नहीं किया जा सकता है। जिस पर लॉर्ड शेन कहते हैं क्या तुम भूल गए हो कि इसने अभी अभी किसी सोल स्किल को इस्तेमाल किया है और ये सोल मास्टर के रास्ते के लिए एकदम बेहतर रहेगा। और फिर ये दोनों ही टांगवों के लिए एक दूसरे के ऊपर अपना गुस्सा काटने लग जाते हैं। और तभी नान गोंगवान कहता है वाइस प्रेसिडेंट क्या आपने ये देखा, और आप भी तो इस बारे में काफी अच्छी तरीके से जानती हैं ना, तो आपको इस बारे में क्या लगता है। जिस पर ये वाइस प्रेसिडेंट कहती है इस चीज को मैच के बाद डिस्कस करते हैं और मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि श्रेक्स के लोग यहाँ पे आसपास है, इसलिए तुम दोनों को ही किसी भी पल लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन तुम दोनों आपस में मत लड़ने लग जाना। और तभी ये रेफरी कहता है तुम लोगों ने जो सोल टूल्स बनाए हैं इससे हमने तुम्हारी स्किल्स को परख लिया है और हम लोगों ने तुम्हारे प्रोडक्शन, मटेरियल सिलेक्शन, मैजिक सर्कल्स और इंग्रेविंग की टेक्निक्स को काफी करीब से देखा है। इसलिए तुम लोगों को जो समय दिया जाएगा उसके अंदर कई सारे टास्क को कंप्लीट करना होगा और जो कोई भी इसे आखिरी में खत्म करेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और तुरंत ही सभी पार्टिसिपेंट्स की टेबल के ऊपर ट्रे ला दी जाती है जिनके अंदर कई प्रकार के रेयर मेटल स्क्वायर्स होते हैं। और फिर ये रेफरी कहता है इस स्टेज के अंदर फेयरनेस बनी रहे इसलिए तुम में से कोई भी अपनी पर्सनल कार्विंग नाइफ को इस्तेमाल नहीं कर सकता है, बल्कि तुम लोग उसे इस्तेमाल करोगे जो कि तुम्हें प्रोवाइड की जाएगी। और तुम लोगों को बस एक और मैजिक सर्कल को क्रिएट करना है उन 9 मेटल स्क्वायर से जो कि तुम लोगों के सामने हैं। और इस चीज को सुन के पार्टिसिपेंट्स काफी हैरान होते हैं और ये कहते हैं ये तो सच में काफी ज्यादा मुश्किल है। और तभी ये रेफरी इस बैटल को शुरू कर देता है। वैसे तो काफी ज्यादा रात हो गई थी, लेकिन इनमें से एक भी पार्टिसिपेंट को नींद नहीं आ रही होती है और ये सभी ही एक ही समय पर काम करना शुरू कर देते हैं और सभी के साथ ही युहाओ भी काम पे लग जाता है। और ये मन में कहता है क्योंकि रेफरी ने इसे हमें बनाने के लिए कहा है, लेकिन उसने ये नहीं कहा है कि ये मेटल इंस्ट्रक्टेबल है, तो फिर मैं इस प्रॉब्लम को अपने खुद के मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। मैं अपनी अल्टीमेट आइस पावर को इस मेटल के अंदर इन्फ्यूज कर दूंगा और इस तरीके से ये मेटल काफी हद तक सॉफ्ट हो जाएगा, जिससे कि इस पे कार्व करना पहले से आसान हो जाएगा। और वैसे तो मैं एंडेड मैजिक को लार्ज स्केल पर इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये इस मेटल के ऊपर काफी अच्छी तरीके से काम करेगा। और ये रेफरी भी टांगवो की तरफ देखते हुए कहता है आखिर ये टांगवो अब भी उस सोल टूल के अंदर क्यों है, ये पक्का थक गया होगा। और वैसे भी उस ह्यूमैनॉइड सोल टूल को बनाना काफी ज्यादा मुश्किल था, इसके लिए अंदर ही रहना काफी आसान होगा। और इस मैच के अंदर केतु ने मैन्युफैक्चर करने की अपनी काफी खतरनाक स्पीड दिखाई होती है और केतु पहला होता है जिसने सबसे पहले अपने काम को खत्म किया होता है। और जब रेत की आखिरी बूंद नीचे गिरती है तो समय भी खत्म हो जाता है और सभी नाइट पार्टिसिपेंट्स भी अपना काम करना बंद कर देते हैं। और इस राउंड के अंदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक बंदा एलिमिनेट हो जाता है और रेफरी कहता है 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम सभी के बीच में नॉकआउट मैच शुरू होगा, जिसके बाद हम वेयर हाउस के साइड का सीन देखते हैं जहाँ पे एक काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है और इस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ये कहता है यहाँ तक कि अगर मैं एक लेवल 9 का सोल इंजीनियर भी होता तब भी मैं इस जगह से बाहर नहीं निकल पाता। और इसका चेला कहता है लॉर्ड पावरफुल सोल टूल्स को इस्तेमाल करने के लिए ये जगह काफी ज्यादा छोटी है और ये सबॉर्डिनेट पक्का किसी न किसी तरीके के रास्ते को निकाल लेगा। जबकि इस तरफ इस लॉर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ये कहता है अगर वो चोर मेरे हाथ लग गए तो मैं निश्चित रूप से उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा।
और फिर ये कहता है अच्छे से जल्दी जल्दी छानबीन करो और देखो कि क्या वो अब भी यहीं पे है। और चेक करने के बाद एक बंदा के बताता है यहाँ पे कोई भी नहीं है। फिर ये लॉर्ड एक की से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन चाबी के टूटी होने की वजह से ये दरवाजा नहीं खुलता है। तो ये लॉर्ड गुस्से में आकर तुरंत इस दरवाजे को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहता है। और जब ये इस दरवाजे को डिस्ट्रॉय करने के लिए अटैक करने लगता है तो इसके जो लोग होते हैं वो कहते हैं लॉर्ड ऐसा मत कीजिए, अगर एक भी डायरेक्ट अटैक इस गेट के ऊपर होता है तो तुरंत ही डिफेंसिव टाइप सोर्ड टूल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और हम पे अटैक करने लगेंगे। जिस पर ये लॉर्ड कहता है तो फिर जल्दी से सबसे पहले डिफेंस सोल टूल्स को डिस्ट्रॉय कर दो, जिसके बाद इस दरवाजे को भी। जबकि इस तरफ कंपटीशन के अंदर काफी समय बीत गया होता है और पहला जो नॉकआउट मैच राउंड है ये 8 पार्टिसिपेंट्स के बीच में है, जहां पे केतु अपने सोल कैनन के साथ एक बंदे से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है। तभी ये रेफरी कहता है कि मैं तुम दोनों को ही याद दिला देता हूँ कि ये बैटल लाइफ एंड डेथ की है और जब तक कि कोई एक हार नहीं मान लेता तब तक मैच नहीं रुकेगा। और अगर तुम लड़ नहीं सकते हो तो तुरंत ही हार मान लेना और कुछ भी ऐसा वैसा होता है तो इसके तुम खुद ही जिम्मेदार होगे।